बच्चों आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं के पार्ट नंबर 5 के बारे में स्टडी करेंगे। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी आपको क्या दी गई है, कुछ संख्याएं दी गई है। उन संख्याओं को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 140, सेकंड पार्ट है 156, थर्ड पार्ट है 3825, फोर्थ पार्ट है यहाँ से 5005, फिफ्थ पार्ट है यहाँ से 7429। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 140 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ से 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, तो हम यहाँ से बनाते हैं 140 सबसे पहले किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 से कितना होगा 14, कितने बचेंगे यहाँ से 0, फिर 2 पर जाएगा, 2 दिए 6, 1 बचेंगे, 2 पंजे 10, फिर 5 पर जाएगा, 5 से 35। अभी यहाँ पर हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम 140 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 140 को हम यहाँ से लिखते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7 लिखेंगे। अभी हम 140 को अदर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ से 2 कितनी बार है, यहाँ से 2 बार है, तो 2 बार है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, गुणा में 5 गुणा 7 आएगा। तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2, 5 और 7 कोणीय संख्या होगी, हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। और यहाँ पर 140 को हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो यहाँ से ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अभी आपको क्या करना है, 156 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और उनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक संख्या दी गई है 156। तो 156 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 से होगा, तो 2 से 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे कितना आएगा 16, फिर 2 से जाएगा कितना आएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, तो कितने बनेंगे, यहाँ से 18 बनेंगे, 2 निम 18, फिर 3 पर जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया कितने होंगे 9। तो यहाँ से 156 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, तो हम 156 को यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यदि हम 2 गुणा 2 3 गुणा 13 करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 156 आएगा। और यहाँ पर 2, 3 और 13 क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 156 को 2 कितनी बार होगा, यहाँ पर 1 और 1 2 बार, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, गुणा में 3 गुणा में क्या आएगा, यहाँ से 13 आएगा। तो 156 को हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो 156 बराबर कितना आएगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। 3825 के क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बनाकर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभी हमारे पास संख्या कितनी दी गई है, यहाँ से 3825 दी गई है। सबसे पहले किस पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ से कितना आएगा, 3 दूनी 6, तो कितने बचेंगे, यहाँ से 2 बचेंगे, तो कितना बनेगा 22 बनेगा, तो 3 से 21, 1 बचेगा, कितने बनेंगे 15, तो 3 पंजे कितना आएगा 15। फिर किस पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ से कितना आएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर किस पर जाएगा, यहाँ से 5 पर जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचेंगे, 5 पंजे कितने होगा 25 होगा। फिर किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा, 5 एकम 5, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 5 से 35। तो यहाँ से 3825 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ से क्या आएगा, 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ से हम 3825 को किस प्रकार लिखेंगे, 3 कितनी बार होगा, 1 और 1 2 बार, तो 3 की पावर कितनी आएगी 2 गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर कितनी आएगी 2 गुणा में 17। तो यहाँ पर 3825 को हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के
गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। ये क्या होगा आपका यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या कहता है 5005 के हमें क्या बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। फिर इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 5005, सबसे पहले किस पर जाएगा 5 पर जाएगा, 5 एकम 5, जीरो ऐसे कैसे, ये वाली जीरो भी ऐसे कैसे, 5 एकम 5। अभी किस पर जाएगा ये 7 पर जाएगा, 7 एकम 7, कितने बचेंगे यहाँ से 3 बचेंगे, 7 चौके 28 और यहाँ से कितने बचेंगे 2, 7 ये कितने होंगे 21। फिर किस पर जाएगा 11 पर जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 11 3 33। तो यहाँ से 5005 कितना आएगा हमारे पास, 5005 किसके बराबर आएगा यहाँ से 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यहाँ से क्या आएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये क्या होगा आपका यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। 7429 के क्या बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और इसको क्या करना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ से कितना होगा 7429 आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। यह 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अंतिम जो अंक होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होनी चाहिए सम संख्या। यहाँ पर क्या विषम संख्या, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से करके देखते हैं। यदि हम इन चारों को ऐड करते हैं 7 + 4 + 2 + 9 करते हैं और इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए जो हमारी अंतिम संख्या अंतिम अंक होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे हम इसको चेक करते चलेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हुए देखते हैं कि यहाँ पर ये 17 से डिवाइड होता है। तो आप करके देख सकते हो। तो यहाँ से कितना आएगा 17 चौके कितने होते हैं 68 होते हैं। तो यहाँ से कितने बचेंगे हमारे पास 74 में से 68 गए कितने आएंगे हमारे पास 6 आएंगे। तो यहाँ पर कितना बनेगा 62 बनेगा। तो यहाँ से कितना आएगा 17 3 51 होंगे। तो यहाँ पर 62 में से 51 गए कितने बचेंगे हमारे पास 11 बचेंगे। तो कितना बनेगा यहाँ से 119 बनेगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 17 से 119 होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं किससे जाएगा, अब 19 से जाएगा, 19 दूनी 38। तो यहाँ से कितने बचेंगे हमारे पास 5 बचेंगे और 7 है यहाँ पर, तो कितना बनेगा 57 बनेगा। तो यहाँ से क्या आएगा 19 ये कितने होते हैं 57 होते हैं। तो यहाँ पर 23 हमारे पास क्या आती है एक अभाज्य संख्या आती है, इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर 7429 को किस प्रकार लिखेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो यहाँ से कितना आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23 आएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया है। तो 7429 का आंसर क्या होगा 17 गुणा 19 गुणा 23। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF हम किसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक और LCM किसे कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर किसके बराबर होगा HCF गुणा में LCM होगा। इट मीन्स हमारे पास दो संख्या दी होगी, पहली संख्या हम A मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर इसको क्या करना है दो संख्या का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। सेकंड हमें क्या करना है यहाँ पर 510 और 92 का निकालना है। उसके बाद क्या करना है 336 और 54 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से हमें क्या करना है 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। फिर हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है HCF गुणा LCM होता है या नहीं होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 26 के गुणनखंड क्या बनेंगे 2 पर जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। 91 के क्या बनेंगे यहाँ से सबसे पहले किस पर जाएगा 7 पर जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 7 एकम 7, 2 बचेंगे तो 21 बनेगा, 7 3 कितने होंगे 21।
तो यहाँ पर हम 26 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 13, 2 गुणा 13। 91 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 91 बराबर 7 गुणा 13। यहाँ से 13 की पावर भी 1 होगी और 13 की पावर भी 1। अभी हमें क्या करना है, 26 और 91 का सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, HCF ऑफ 26 एंड 91। तो HCF क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसके अंदर कॉमन फैक्टर, इट मीन्स उभयनिष्ठ जो आपका गुणनखंड होगा वो आपका क्या होगा। तो इन दोनों में कॉमन संख्या क्या होगी, हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 13 होगा। और इसके अंदर जो भी सबसे छोटी पावर होती है, छोटी घात होती है, वही क्या होता है, दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 13 की पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 13 की पावर 1। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 13 होगा। तो 26 और 91 का HCF क्या होगा, यहाँ से 13 होगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका LCM ज्ञात करना है। अब हम यहाँ से देखते हैं 26 और 91 का LCM क्या होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, LCM ऑफ 26 एंड 91 किसके बराबर होगा, यहाँ से दोनों में जो हमारा कॉमन फैक्टर आया है एक तो वो आएगा, गुणा में क्या आएगा, जो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे हमारे पास क्या 2 है और 7 है, तो गुणा में कितना आएगा, 2 गुणा 7 आएगा। तो इनकी गुणा करते हैं हम, यहाँ से 13 दूनी कितना होगा, 26 होगा, और 26 से कितना होता है, यहाँ से 182 होता है। आप गुणा करके देख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणा LCM होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ से जांच करने पर क्या आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, यहाँ से HCF ऑफ दो संख्या, और यहाँ से क्या आएगा, गुणा में LCM। तो यहाँ से दो संख्याएं हम क्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या को हम A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। इनका क्या करना है, गुणनफल करना। तो यहाँ से क्या आएगा, A गुणा B किसके बराबर होगा, यहाँ से HCF ऑफ 26 एंड 91 गुणा में क्या आएगा, यहाँ से LCM ऑफ 26 एंड 91। तो A को हमने क्या मान लिया, सबसे पहले 26 मान लिया, और B को हमने क्या मान लिया, यहाँ से 91 मान लिया, जो कि यहाँ पर हमें संख्या दी गई है। A को हमने क्या मान लिया, यहाँ से A बराबर हमने मान लिया 26, और B बराबर हमने यहाँ से क्या मान लिया, 91 मान लिया। अभी हम यहाँ से चेक करते हैं। तो A की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यहाँ से 26 है, गुणा में B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से 91 है, बराबर HCF हमारे पास कितना आया है, 13 आया है, और LCM हमारे पास कितना है, यहाँ से 182 है। जब हम क्या करते हैं, 26 और 91 की गुणा करते हैं, तो आप गुणा करके देख सकते हो तो कितना आएगा, 2366 आएगा, बराबर जब आप 13 की और 182 की गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2366 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, यहाँ से राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हैंस प्रूव। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF गुणा LCM के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 510 और 92 का हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 510 और 92 के क्या बनाएंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 510 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब किस पर जाएगा, 3 पर जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। अब किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, तो कितना बनेगा, 35। 5 से कितने होते हैं, 35। तो यहाँ से 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे हमारे पास, 510 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 आएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 92 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, यहाँ से सबसे पहले 2 पर जाएगा, तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छीके 12। फिर 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना आएगा, 2 तिया 6। तो 92 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 23 लिखेंगे। तो 92 किसके बराबर आएगा, यहाँ से 2 कितनी बार होगा, यहाँ पर 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2 गुणा में
23 ऐसे कैसे आएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 510 और 92 का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 किसके बराबर आएगा। यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा, इट मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो दोनों के अंदर कॉमन संख्या है क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, और हमारे पास कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। तो दोनों के अंदर कॉमन संख्या कितनी होगी, यहाँ से कॉमन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। और इसके अंदर जो हमारे पास क्या होती है, सबसे छोटी पावर होती है। कॉमन फैक्टर की जो सबसे छोटी पावर होती है वही क्या होता है, आपका 2 संख्या होगा, एचसीएफ होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सबसे छोटी पावर कितनी है दोनों में, 2 की पावर 1 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2। तो यहाँ से 510 और 92 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो यहाँ से हम क्या करें, जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर की जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे पहले तो हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या था, हमारे पास 2 था, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होगी, 2 की पावर 2। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर 2 गुणा में। अब हमारे पास हमें देखना है कि जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है उन सभी को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा कितना आएगा, यहाँ से 23 आएगा। अभी हम यहाँ से देखते हैं 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 होगा गुणा में। यहाँ से कितना आएगा, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा कितना आएगा, यहाँ से 23 आएगा। अभी हमें क्या करनी है, इनकी गुणा करनी है। तो इनकी गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे कितने होंगे, यहाँ से 60। अब हम क्या करना है, 60 को हम किससे गुणा करेंगे, 17 से करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, 17 0 0, 17 6 कितने होते हैं, 102 होते हैं। अभी क्या करना हमें, 1020 को 23 से गुणा करना है। तो कितना आएगा, यहाँ से 23 से गुणा करते हैं। तो यहाँ से कितना है, 23 0 0, 23 दूनी 46 आएगा। 23 यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 23 एकम 23 आएगा। तो यहाँ से कितना आता है, 23,460 आता है। तो यहाँ से कितना आएगा, 23,460, जो कि आपका क्या होगा, यहाँ से 510 और 92 का एलसीएम कितना आएगा, 23,460 आएगा। अभी हमें यहाँ से क्या करना है, जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनखंड किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अब जांच करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जांच करने पर एचसीएफ किसके बराबर होगा, यहाँ से एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होगा, यहाँ से 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एचसीएफ की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर 2 अभी निकाली हमने, 2 आएगा गुणा में। एलसीएम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ से 23,460 आई है, बराबर 2 संख्याएं हमने क्या मान ली, यहाँ पर एक को ए मान लिया, एक को क्या मान लिया, यहाँ से बी मान लिया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, यहाँ से पहली संख्या होगी जो हमारे पास 510 है। बी की वैल्यू क्या होगी, 92, जो कि हमारे पास क्या दूसरी संख्या है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 510 गुणा में 92 आएगा। जो हम क्या करते हैं, 23,460 को 2 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से 46,920 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हो यहाँ से। और 510 की जब हम क्या करें, 92 से गुणा करें, तो ये भी कितना आएगा, 46,920 आएगा। तो यहाँ भी आप गुणा करके देख सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, यहाँ से राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो यहाँ से क्या होता है, प्रूफ होता है, इट मीन्स जांच हमारी क्या होगी, सिद्ध होगी। तो यहाँ से क्या आएगा, हैंड्स प्रूफ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो ये किस पर जाएगा, सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छः 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पर जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके कितना होगा, 8 होगा। फिर किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या लास्ट में सम संख्या है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 पर जाएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आएगा। फिर किस पर जाएगा, 3 पर जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 से 21 आएगा।
तो हम यहाँ से 336 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 कितनी बार होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर 4 आएगी, गुणा में 3 आएगा और गुणा में कितना आएगा, यहाँ से 7 आएगा। तो यहाँ पर 336 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 54 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 54 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर क्या है, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचे 2 से 14। अब किस पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा, 3 में कितने होंगे, 27, फिर 3 पर जाएगा, 3 तिया कितने होंगे, 9 होगा। तो 54 को हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 54 बराबर 2 कितनी बार है, 1 बार है, गुणा में 3 कितनी बार होगा, यहाँ पर 1 2 3 बार होगा। तो 3 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 की पावर 3, और यहाँ पर 3 की पावर क्या है, 1 है, 2 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 336 और 54 का एचसीएफ याद करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एचसीएफ हो 336 एंड 54 किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारे पास दोनों के अंदर 2 है, और एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारे पास इन दोनों के अंदर 3 है। जो संख्या क्या होगी, दोनों में कॉमन आएगी। तो एक तो 2 कॉमन आते हैं, क्या आता है, 3 कॉमन आता है। तो कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर की छोटी पावर क्या होगी, 2 की पावर 1, जो कि आपका क्या होगा, 2 की पावर 4 से छोटा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, गुणा में अगला कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे पास, यहाँ से 3 होगा। इसके अंदर छोटी पावर कितनी होगी, हमारे पास 3 की पावर 1 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 की पावर 1 आएगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 होगा, गुणा में 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3 होगा। तो 2 3 कितने होंगे, यहाँ से 6 होगा। तो यहाँ से 336 और 54 का एचसीएफ कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या था, यहाँ पर 2 था। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पर 4 है। तो एलसीएम में क्या आता है, सबसे बड़ी पावर आती है, और एचसीएफ में क्या आती है, सबसे छोटी पावर। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 की पावर 4 आया, गुणा में नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, दोनों के अंदर 3 है। 3 के अंदर सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 3 की पावर 3 है। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 की पावर 3, गुणा में अब जो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है वो क्या होंगे, सारे के सारे गुणा होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो गुणा में कितना आएगा, 7 आएगा। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 4 को किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 आपका कितनी बार गुणा होगा, यहाँ से 4 बार गुणा होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 3 बार 3 गुणा होगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आएगा, गुणा में कितना होगा, यहाँ से 7 होगा। तो यहाँ से हम इनकी गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा, यहाँ से 16। तो इनकी गुणा करने पर कितना आएगा, 16 आएगा। 3 तिया 9, 9 तिया कितने होंगे, यहाँ से 27। तो गुणा करने पर कितना आएगा, 27, और गुणा में कितना आएगा, यहाँ से 7 आएगा। तब हम क्या करेंगे, 16 की 27 के साथ गुणा करेंगे, फिर किसके साथ करेंगे, 7 के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, इन सभी गुणा करके आप देख सकते हो। तो यहाँ से कितना आएगा, 3024 आएगा। तो 336 और 54 का एलसीएम कितना होगा हमारे पास, यहाँ से 3024 होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जांच करेंगे कि दो संख्याओं गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होगा, यहाँ से एचसीएफ गुणा एलसीएम होगा। तो दो संख्या हमारे पास क्या होगी, यहाँ से पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम क्या मानेंगे, बी, जो कि किसके बराबर होगा, यहाँ से एचसीएफ गुणा में क्या होगा, एलसीएम होगा। तो पहली संख्या हमने ए क्या मान ली, यहाँ से 336 मान ली, दूसरी संख्या हमने बी क्या मान ली, यहाँ से 54 मान ली। या आप इसका पॉजिटिव भी मान सकते हो, ए आप 54 को मान सकते हो, बी आप 336 को मान सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से 336 है। तो कितना आएगा, यहाँ से 336 गुणा बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से 54 है, बराबर किसके होगा, एचसीएफ हमारे पास कितना आया था, यहाँ से 6 आया था। तो यहाँ से क्या आएगा, एचसीएफ की वैल्यू 6 आएगी, गुणा एलसीएम कितना आया था हमारे पास, यहाँ से 3024 आया था।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 336 की 54 के साथ गुणा कराते हैं। जब हम 336 की 54 के साथ गुणा कराते हैं तो आप गुणा करके देख सकते हो कितना आएगा, यहाँ से 18,144 आएगा। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 की गुणा 3024 से करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 18,144 आएगा। तो 18,144 किसके बराबर होगा, यहाँ से 18,144 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इसको मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, राइट हैंड साइड मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो यहाँ से क्या होगा, हैंस प्रूफ। तो जो हमें दिया गया वो क्या होगा, यहाँ से सिद्ध होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संख्या गुणनफल किसके बराबर आएगा, यहाँ से एचसीएफ गुणा एलसीएम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है, आपको कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, उनके क्या निकालना है, एक तो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से क्या होता है, 12, 15 और 21 का क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 17, 23 और 29 का निकालना है। थर्ड पार्ट यहाँ से क्या आता है, 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो थर्ड का यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई है, 12, 15 और 21। 12, 15, 21 का हमें क्या निकालना है, यहाँ से एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 12 के, 15 के और 21 के क्या बनाते हैं, गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड बनाएंगे। तो 12 के अंदर क्या है, हमारे पास सम संख्या है, तो ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 2 6 कितने होते हैं, 12। फिर 2 पर जाए कितना आएगा, 2 3 6। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे हमारे पास, यहाँ से 12 बराबर 2, 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 2 आएगी, गुणा में कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। अभी हम क्या करेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 15 किस पर जाएगा, यहाँ से 3 पर जाएगा, तो 3 पंजे कितना होगा, यहाँ से 15। तो 15 को हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से 15 बराबर 3 गुणा 5 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर, तो 3 गुणा 5 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से 21 के गुणनखंड बनाएंगे। तो 21 के गुणनखंड क्या आएंगे, यहाँ से 3 पर जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 3 से 21। तो यहाँ से 21 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 21 बराबर 3 गुणा 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो 3 की पावर 1 होगी, यहाँ से भी 3 की पावर 1 और यहाँ से भी 3 की पावर 1, और यहाँ से क्या होगा, 5 की पावर 1 होगी, 7 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21 किसके बराबर आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा। 12, 15 और 21 में से जब हमने क्या किया, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बनाए, तो इसके अंदर हम देखें कॉमन फैक्टर क्या होगा, इट मीन तीनों के अंदर कॉमन संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ से 3 होगा। और सबसे छोटी पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 की पावर 1 ही है, कोई भी इसके अंदर बड़ी पावर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहाँ से 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना होगा हमारे पास, 3 की पावर 1, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से 3 होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, 3 था, एक तो 3 ही आएगा गुणा में। जो हमारे पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो सभी की सभी संख्याएं क्या होगी, गुणा हो जाएगी। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या था, 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 2 गुणा में। नेक्स्ट क्या आएगा, कॉमन फैक्टर नहीं है, जो कि आपका 5 की पावर 1 है। नेक्स्ट क्या आपके पास यहाँ से 7 की पावर 1 है। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3 गुणा 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 आएगा, 2 2 बार आएगा, गुणा 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 5 गुणा में 7, ऐसे कैसे। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे कितना होगा, यहाँ से 60 होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 की गुणा किससे कराएंगे, 7 से कराएंगे। 7 0 0, 7 6 कितने होते हैं, 42। तो क्या आएगा, यहाँ से 420 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा, 420। ये आपका क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। और एचसीएफ कितना होगा, यहाँ से हमारे पास 3 होगा। और यहाँ से एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 420 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 17, 23 और 29 के क्या बनाएंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 17 के बनाते हैं हम यहाँ से अभाज्य गुणनखंड। तो 17 किससे जाएगा, यहाँ पर 17 से जाएगा, 17 एकम 17 आएगा। अब 23 के बनाते हैं यहाँ से, 23 के क्या बनेंगे हमारे पास, 23 एकम 23। और यहाँ से 29 के क्या बनेंगे हमारे पास, 29 एकम 29 आएगा। तो हम 17 को किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से 17 बराबर 17 गुणा 1 किसके बराबर होता है, 17 के बराबर। अब 23 को हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से 23 गुणा 1। 29 को हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से 29 बराबर 29 गुणा 1। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 17, 23 और 29 से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29 किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है और इसके अंदर भी एक है। तो कॉमन फैक्टर होता है जो हमारे पास, वही क्या होता है, तीनों का एचसीएफ होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर एक है। तो इसलिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ कितना होगा हमारे पास, यहाँ से 1 होगा। अभी हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29। सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है, एक तो वही आएगा गुणा में। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है उन सभी संख्याओं क्या होगी, गुणा होगी। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या क्या नहीं है हमारे पास, 17, 23 और 29 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 17 गुणा 23 गुणा कितना आएगा, यहाँ से 29 आएगा। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, एक की गुणा किससे करेंगे, 17 से। तो क्या आएगा, 17 आएगा। 17 गुणा हम 23 से करेंगे, फिर 29 से करेंगे। जब हम तीनों की गुणा करते हैं, आप गुणा करके देख सकते हो, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से 11,339 आएगा। तो यहाँ से 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 11,339 आएगा। और तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 8, 9 और 25 का हमें क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 9 और 25 के क्या बनाएंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, यहाँ से सबसे पहले किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 चौके 8, फिर 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ से फिर 2 पर जाएगा, 2 एकम 2। तो 8 को हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो 2 कितनी बार है हमारे पास, यहाँ पर 1, 2, 3 बार है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर 3 गुणा 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, 9 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, यहाँ से 3 पर जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 पर जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ से हम 9 को किस प्रकार लिखेंगे, 3 कितनी बार है, यहाँ से 3 गुणा 3 है, 2 बार है। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 की पावर 2 गुणा 1 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से 25 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से पहले 5 पर जाएगा, 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 25। 5 एकम कितने होंगे, 5। तो 25 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 1। तो हम यहाँ से 25 को किस प्रकार लिखेंगे, 5 कितनी बार है, यहाँ पर 1 और 1 2 बार है। तो 5 की पावर 2 आएगी, गुणा में कितना आएगा, 1 आएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ क्या आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 8, 9 और 25 किसके बराबर होगा, यहाँ से तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, इट मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इट मीन्स आपकी क्या हुई, कॉमन संख्या क्या है। तो तीनों के अंदर हमें कॉमन संख्या क्या मिलेगी, यहाँ पर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक है। जो तीनों के अंदर कॉमन संख्या होती है वही क्या होता है, आपका 3 संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से क्या आएगा, 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, यहाँ से 1 होगा। अभी हमें क्या करना है, 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो अब हम देखते हैं एलसीएम ऑफ 8, 9 और 25 किसके बराबर आएगा। जो हमारे पास सबसे पहले कॉमन संख्या आई है, एक तो वही आएगी गुणा में। जो हमारे पास क्या होगी, कॉमन संख्या नहीं है तीनों के अंदर, इट मीन्स आपकी क्या होगी, यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, 2 की पावर 3 कॉमन नहीं है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 आएगा, गुणा में कितना आएगा, 5 की पावर 2 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एक ऐसे कैसे गुणा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, 3 बार गुणा में आएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा गुणा 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 3 आपका कितनी बार गुणा में होगा, 2 बार। तो 3 गुणा 3 आएगा गुणा
5 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 5, 2 बार गुणा होगा, 5 गुणा 5 होगा। अभी हमें यहाँ पर क्या करनी है, गुणा करनी है इनकी। 1 की 2 से करें कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आएगा यहाँ से 8 आएगा गुणा। अब 3 की 3 से करें कितना है, 3 तिया 9 आएगा गुणा। 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 8 की 9 की और यहाँ से क्या करेंगे 25 ही गुणा करते हैं। जब हम 8 की 9 की और 25 गुणा करते हैं, आप करके देख सकते हो, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ से 1800 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 1800 होगा। और 8, 9 और 25 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ से 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 बराबर किसके दे रखे, हमें यहाँ पर 9 दिया है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, 306 और 657 का एचसीएफ किसके बराबर दिया है, 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया गया, हमें यहाँ पर 9 दिया गया। हमें क्या करना है, 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 हमें क्या करना है, यहाँ से ज्ञात करना है। अभी हम जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी गुणा में एलसीएम ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होता है, हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमने यहाँ पर क्या मान ली, पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, यहाँ से बी मान ली। तो यहाँ से क्या होगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होगा, ए गुणा बी के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 306 को हम ए मान लेते हैं और 657 को हम क्या मान लेंगे, यहाँ से बी मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 306 आएगी और बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से 657 आएगी। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एचसीएफ ए एंड बी गुणा में क्या दिया गया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है, ए गुणा बी के बराबर है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को हम यहीं रखेंगे, एचसीएफ जो आपका गुणा में किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगा, यहाँ से ए गुणा बी बटे में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी होगा। अब हमें ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 306, बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 657। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 किसके बराबर होगा, यहाँ से ए की वैल्यू है 306 गुणा में बी की वैल्यू कितनी है, 657 बटे में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर 9 दिया गया है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 9 आएगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 9 एकम 9, 9 तीन कितने होंगे, यहाँ से 27, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 36 बनेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 9 चौके 36 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 34 गुणा में 657 आएगा। जब हम क्या करते हैं, यहाँ से 34 की 657 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 कितना आएगा, आप यहाँ पर गुणा करके देख सकते हो कितना आएगा, यहाँ से 22,338 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 306 और 657 का एलसीएम कितना आएगा, 22,338 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें जांच करनी है कि हमें कोई भी प्राकृतिक संख्या दी होती है, उसके लिए n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो हम जानते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, जो संख्या हमारी क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, जो कि आपकी गिनती वाली संख्या होती है। जैसे 1 होता है, 2 होता है, ऐसे आपका क्या होता है, यहाँ से 10 आएगा, फिर क्या आएगा, यहाँ से 20 आएगा, फिर क्या आएगा, 40 आएगा। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या जो कि आपकी क्या होगी, 0 पर समाप्त होती है, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, एक 10 है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास 20 है जो कि आपकी 0 पर समाप्त होती है, एक हमारे पास यहाँ से क्या 40 है जो कि क्या होगी आपकी यहाँ पर 0 पर समाप्त होती है। यदि हम 10 को किससे डिवाइड करते हैं, 5 से भाग करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, 5 दूनी 10 आएगा,
यदि हम 20 को भी 5 से भाग करते कितना आएगा, यहाँ से 5 चौके 20 आएगा। यदि हम 40 को भी 5 से भाग करते तो कितना आएगा, यहाँ से 5 अट्ठे 40 आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो हमारी क्या होगी, यहाँ पर शून्य से समाप्त होती है, वह क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। इट मीन्स आपकी क्या होगी, यहाँ से 5 से विभाजित होती है। इसलिए उस संख्या के अंदर क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या क्या होगी, हमारे पास यहाँ पर 5 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखनी है, एक थ्योरम लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। जैसे 10 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी 5 से विभाज्य होती है। और इनके अंतिम डिजिट क्या होगी, अंतिम अंक क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 0 पर समाप्त होती है, 0 आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में जो कि आपकी यहाँ पर संख्या होगी, अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमें संख्या दी गई है, संख्या हमें क्या दी गई है, यहाँ पर 6 की पावर n, जो कि आपकी क्या कहते हैं, 0 पर समाप्त होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 की पावर n के क्या बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 6 के गुणनखंड हमारे पास यहाँ से क्या बनेंगे, 6 के जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 पर जाएगा। तो कितना है, यहाँ से 2 3 6। तो यहाँ से 6 के गुणनखंड, 6 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 की पावर n है। तो 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे, हमारे पास 2 गुणा 3 बनेंगे। और यहाँ पर पावर n, 2 गुणा 3 की पावर भी कितनी होगी, हमारे पास यहाँ पर n होगी। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हमें क्या दी गई होती है, दो संख्या दी गई है, जैसे हमने पहली संख्या a मान ली, जिसको हमने 2 मान ली, दूसरी संख्या हमने यहाँ से क्या मान ली, b मान ली। जब भी हमें a गुणा b दिया गया है और इसकी पावर हमें कुछ भी दी गई है, जैसे n दी गई है, इसका मतलब क्या होता है, पहली संख्या की पावर अलग होगी, गुणा में क्या आएगा, यहाँ से दूसरी संख्या की पावर अलग आएगी। तो a की पावर n बनेगी, यहाँ से गुणा में क्या बनेगा, यहाँ से b की पावर n बनेगी। अभी a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 3 आएगी। इट मीन्स आपकी क्या आएगी, यहाँ से सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं होगा, 6 की पावर n थी, तो यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास 2 गुणा 3 की पावर n आएगी। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 की पावर हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, n आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर भी कितनी होगी, यहाँ से n होगी। तो हम यहाँ पर 6 की पावर n को किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 3 की पावर n किसके बराबर होगी, यहाँ से 2 की पावर n गुणा में क्या आएगा, 3 की पावर n। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास 6 की पावर n है, 6 की पावर n के जब हमने क्या किया, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किए, तो अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या आता है, हमारे पास 2 आता है और 3 आता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आधार जो हमारे पास क्या दी गई है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय दी गई है, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर उसके अनुसार गुणनखंड क्या होंगे, यहाँ पर अद्वितीय होंगे। यहाँ पर क्या होगा, 2 और 3 के अलावा कोई भी आपका अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है, जो कि आपकी संख्या है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार
ये गुणनखंड अद्वितीय है। यहाँ पर क्या है, 2 और 3 के अलावा कोई भी अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। क्योंकि यहाँ पर 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आते हैं हमारे पास, 2 और 3 आते हैं, 5 नहीं आता है। इसलिए क्या होगा, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर, इट मीन्स 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 की पावर n के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, 5 चाहिए था। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यदि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के अंदर 5 आता तो 6 की पावर n क्या होती, यहाँ पर शून्य पर समाप्त होती। अब यहाँ पर क्या होगी, 6 की पावर n के अंदर क्या आता है हमारे पास, 2 और 3 आता है, 5 नहीं आता है, इसलिए यह क्या होगी, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अभी हमें यहाँ पर क्या दी गई है, 2 संख्या दी गई है। पहली संख्या दी गई है हमें यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 दी गई है। दूसरी संख्या में क्या दी गई है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 दी गई है, और प्लस में क्या है यहाँ पर 5 दिया गया है। अभी हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है कि ये संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य संख्याएं है, तो क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दी गई है, संख्या दी गई है। पहली संख्या क्या होगी, यहाँ पर पहली संख्या क्या दी गई है हमें यहाँ पर, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ से क्या आएगा, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 दी गई है। इसके अंदर हमारा क्या कॉमन क्या होता है, यहाँ पर दोनों के अंदर 13 है, तो यहाँ भी 13 है और यहाँ पर भी क्या है, 13 है, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 13 आएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से 7 गुणा 11, क्योंकि जो संख्या कॉमन आती है वो इसके डिवाइड में भी जाएगी और इसके डिवाइड में। 13 से 13 कैंसिल, तो 7 गुणा 11 बचेगा, प्लस 13 से 13 कैंसिल, तो कितना आएगा, यहाँ से 1 बचेगा। अभी हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ देखिए हमारे पास क्या होगा, पहली संख्या का जो आपके पास क्या है, 13 एक गुणनखंड आता है, इसलिए यह संख्या क्या होगी हमारी, 13 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 13 क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या, दी गई जो हमारी पहली संख्या है, 13 से विभाज्य होगी। इट मीन्स क्या होगी, यहाँ से भाज्य होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी संख्या में क्या दी गई है। दूसरी संख्या में दी गई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दी गई है। अभी हमें चेक करना है कि क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या दी गई है, दूसरी संख्या क्या दी गई है, दूसरी संख्या कितनी दी गई हमें यहाँ पर, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दी गई है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है,
तो यहाँ पर इन सभी में कॉमन क्या आएगा, यहाँ से यहाँ भी 5 और यहाँ भी कितना है 5 है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 5 आएगा। तो 5 क्या होगा, यहाँ से कॉमन होगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 7 गुणा 5 से 5 डिवाइड होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ से कितना आएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस यहाँ से 5 से 5 डिवाइड होगा, कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें क्या दी गई है, दूसरी संख्या का 5 क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, जो कि आपका क्या होगा, यहाँ से दूसरी संख्या से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 यहाँ पर क्या होगा, एक गुणनखंड है, जो कि आपका क्या होता है, दी गई दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 से भाज्य होती है। तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्याएं होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दोनों क्या होगी, यहाँ पर भाज्य संख्याएं हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इट मीन्स जहां से वो चले हैं वहां पर मिलेंगे। अभी यहाँ पर क्या दिया गया, सोनिया। तो यहाँ पर क्या है, सोनिया है। सोनिया को क्या यहाँ पर 18 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। कितने मिनट लगेंगे, 18 मिनट लगेंगे। और रवि को कितने मिनट लगेंगे, यहाँ से रवि को मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, एक वृत्ताकार पथ दिया गया। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हमें यहाँ पर क्या दिया गया, एक वृत्ताकार पथ दिया गया है। इस वृत्ताकार पथ के अंदर यहाँ पर क्या है, रवि खड़ा हुआ है और कौन खड़ी हुई है, यहाँ पर सोनिया खड़ी हुई है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, दोनों एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं और ये क्या करते हैं, एक ही समय से चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर रवि और सोनिया क्या करेंगे, एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं, एक ही समय पर चलेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे। तो रवि को कितने मिनट लगते हैं, यहाँ पर 12 मिनट लगते हैं और सोनिया कितने लगते हैं, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। तो रवि क्या करेगा, यहाँ से पहला चक्कर लगाता है, यहाँ से दौड़ता हो जाता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। तो रवि को कितने मिनट लगे, रवि के लिए हमने क्या मान लिया, यहाँ से आर मान लिया। रवि को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे, यहाँ से 12 मिनट लगते हैं पहला चक्कर लगाने में। तो यहाँ पर सोनिया को हम कंपेयर करते हैं इससे। यहाँ पर क्या है, सोनिया है। सोनिया को पहला चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, यहाँ से 18 मिनट लगते हैं। यहाँ से दौड़ती हुई जाती है, यहाँ तक जाती है, 18 मिनट लगते हैं। रवि को दूसरा चक्कर लगाने में कितने मिनट, दूसरे चक्कर के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। दूसरा चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं, अगली 12 मिनट फिर लेता है। तो यहाँ से कितने लगे हैं हमारे पास, 12 मिनट। एक और चक्कर लगाया उसने, तो यहाँ से कितने लगे, यहाँ पर 12 मिनट लगते हैं। सोनिया ने अगला चक्कर लगाया, तो यहाँ से उसने कितना लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, एक और चक्कर लगाया, कितने मिनट लगे उसको, 18 मिनट लगे। रवि ने क्या किया, यहाँ पर एक और चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगाया, तो उसको कितने मिनट लगे, यहाँ से 12 मिनट लगे। अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर रवि ने कितने चक्कर लगाए, 1 2, पहला चक्कर 12 मिनट में, अगला चक्कर भी 12 मिनट में, अगला चक्कर भी 12 मिनट में। तो यहाँ से रवि ने कितने चक्कर लगाए, 1 2 3 चक्कर लगाए। तो रवि ने यहाँ पर कितने चक्कर लगाए, टोटल 3 चक्कर लगाए।
और कितने मिनट में लगाए, पहला चक्कर 12 में, अगला भी 12 में, अगला 12, 12 दूनी 24, 12 कितने होंगे यहाँ पर 36। तो रवि क्या करता है, 3 चक्कर 36 मिनट में लगाता है। यहाँ पर सोनिया ने क्या लगाया, पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर भी 18 मिनट में। तो सोनिया ने कितने चक्कर लगाए, 1 और 1 2 चक्कर लगाए। और यहाँ पर मिनट कितनी ली उसने, 18 दूनी 36 मिनट लेती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब रवि क्या लगाएगा, 3 चक्कर लगा चुका होगा, तो सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, यहाँ पर 2 चक्कर लगाएगी। तो यहाँ पर रवि क्या दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, और सोनिया क्या दौड़ेगी, आपकी आराम से दौड़ती है। तो ये क्या होंगे, रवि और सोनिया। रवि ने तो 3 चक्कर लगा दिए, सोनिया ने कितने लगाए, यहाँ पर 2 चक्कर लगाए। और 36 मिनट के बाद दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे जहाँ से वो चले थे। अभी हम यहाँ पर इसको तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ऐसे करते हैं। अभी हमें एग्जाम में कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमें यहाँ पर मिनट दी गई है, 18 मिनट दी गई है और 12 मिनट दी गई है, इनका हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ज्ञात करते हैं। जो हमारा एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, यहाँ से पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 18 और 12 क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 18 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 निम 18, 3 तिया 9। यहाँ से 12 के बनाते हैं, 2 छिके 12, 2 तिया 6। तो हम 18 को किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ से 18 बराबर, यहाँ से कितना आएगा 2, और यहाँ से 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो गुणा में क्या आएगा, 3 की पावर 2, और 2 की पावर कितनी होगी 1। 12 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 2, गुणा में 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 की पावर 1 आएगी। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें जो भी कॉमन फैक्टर दिया है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हमारे पास दोनों में 2 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ से कितनी आएगी, 2 की पावर 2 आएगी। अगला कॉमन फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, दोनों में 3 है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी होगी, 3 की पावर 2। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 गुणा 2 होगा। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 3 गुणा 3 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 किसके बराबर आएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये कितने होंगे, यहाँ पर 36 होंगे। तो यहाँ से 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद जिस स्थान से वो चले आए, इट मीन्स आपका प्रारंभिक स्थान होगा, वहां पर मिलेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर फिनिश होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।